स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हर साल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपना बजट निकाला जाता है और उस बजट में वो कुछ अपने रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट सेट करते हैं कि हम 10% तक का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर अचीव करेंगे आने वाले साल में। वो बजट एस्टिमेट्स वहाँ पर पेश किए जाते हैं, बट हर बार हम क्या देखते हैं कि वो उन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एंड 2026 के लिए देखा जाए तो भैया ग्रोथ रेट रेवेन्यू में तो और स्लो बताई गई है और कम बताई गई है एज कंपेयर टू 2025 का फाइनेंशियल ईयर। एंड व्हेन इट कम्स टू द टॉप 18 स्टेट्स के रेवेन्यूज, उनकी ग्रोथ यहां पर 7 से 9% तक की बताई गई है। क्रिसल की रिपोर्ट यहां पर कहती है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। एंड यही ग्रोथ अगर डेकेडल एवरेज यहां पर निकाला जाए, पिछले 10 सालों का एवरेज यहां पर निकाला जाए तो 10% का हमें देखने को मिलता है। तो ये उन स्टेट गवर्नमेंट्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं जिनके ऊपर 60 to 65% की स्पेंडिंग करने की ऑब्लिगेशन रहती है कि सिटीजन्स के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। 60 to 65% इन्हीं स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा किया जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू द रेवेन्यू ग्रोथ, अगेन वो उतना सब्सटैंशियली इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो क्या कारण है इसका? क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पूरा सिनारियो हमें देखने को मिलता है? आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में, बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि यही स्टेट गवर्नमेंट सभी स्टेट्स में उस प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करेंगी, हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करेंगी। बट अगर इन्हीं के पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे पॉसिबल है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कि हम इन स्टेट्स में चाहते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं, जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला पॉइंट कि देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि संविधान के प्रोविजंस ही ऐसे हैं जिनकी वजह से टैक्सेशन की पावर ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एंड व्हेन इट कम्स टू कि कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास आ रहा है, उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। अगर मैं बात करूं भैया डेवल्यूशन की, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा कितना डिवॉल्व करना, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। SGST की बात करें, GST काउंसिल के हाथ में कितना GST रेट यहां पर रहेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की ग्रांट है, अगेन उस केस में भी बाकी ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स, बाकी जो लोन्स यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिए जा रहे हैं, ये सारी कैटेगरी जितनी भी है, ये कैटेगरी वो है जो नॉन डिस्क्रिशनरी सीट्स है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो चाहकर भी इस चीज को नहीं बढ़ा सकते। दैट इज द पॉइंट कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन फेवर ही यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहा है। तो क्या यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो हमारा एक आइडिया है, क्या वो इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है? शायद नहीं, या बहुत ही लिमिटेड ही। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है इससे बारे में? चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा अगर हम यही देखें कि भैया जो डिपेंडेंसी यहां पर बन चुकी है इन स्टेट गवर्नमेंट्स की कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आएगा, उससे हम यहां पर अपना काम करेंगे, तो वही डिपेंडेंसी बढ़ती हुई भी देखने को मिली है कि स्टेट्स के रेवेन्यू में जो सेंट्रल ट्रांसफर्स हैं, इट हैज राइजन फ्रॉम, जो पहले हमें 20 से 23% तक देखने को मिलते थे, 24% तक देखने को मिलते थे, अभी 23 से 30% तक यहां पर पहुंच चुका है। और यही चीज इस चीज को जस्टिफाई कर रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास या राज्य सरकारों के पास उस प्रकार का कंट्रोल रहा ही नहीं है कि कितना वो अपना रेवेन्यू ग्रोथ कर पाए। फर्दर अगर हम यहां पर बात करें रेवेन्यू ग्रोथ में ही या रेवेन्यू स्ट्रीम्स की अगर हम यहां पर बात करें, तो भैया जो हमारा टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टेट्स रेवेन्यू, तो उस केस में भैया 50% का मार्क भी यहां पर क्रॉस नहीं कर पाता। बहुत समय से ये कम ही चल रहा है, ओवर अ डेकेड यहां पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के केस में बात करें तो भैया पिछले 25 सालों का लोएस्ट शेयर यहां पर देखने को मिलता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 23%। अब वही पॉइंट, क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है? जी नहीं। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास तो भैया कुछ जनरेट हो ही नहीं पा रहा, वो उस प्रकार का पैसा कमा ही नहीं पा रहे। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू के केस में भी अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं जो कि काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू। वो कौन कौन से हैं? अगर आप देखें, ओडिशा, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, छत्तीसगढ़, दे आर द सिग्निफिकेंट स्टेट्स है। बड़ी इमारतें उन्हीं की हैं, राइट? अब ये पॉसिबल कैसे? बिकॉज ये मिनरल रिच स्टेट्स हैं जहां पर डिफरेंट माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं। गोवा के केस में अगेन जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रेवेन्यूज हैं वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड किए जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स, दे आर मिनरल रिच स्टेट्स, वहां पर माइनिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जब यहाँ पर डिसीजन आया था कि भैया स्टेट गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पर हक होना चाहिए कि रॉयल्टीज वहां पर चार्ज कर सके, तो उसकी वजह से अब इनका नॉन टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर ग्रो कर पाया है। दैट इज द पॉइंट। बाकी स्टेट्स के केस में अगेन नॉन टैक्स रेवेन्यू तो किसी भी तरीके से हमें ग्रो होता हुआ देखने को मिल ही नहीं रहा। एंड ओवरऑल जो टैक्स का रेवेन्यू यहां पर जनरेट कर भी रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, उसमें भी देखा जाए तो भैया अगेन SGST का सबसे बड़ा शेयर है 44% का। और क्या यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उस प्रकार की पावर्स हैं कि वो GST का रेट यहां पर बढ़ा दें? जी नहीं।
अब आप कहेंगे कि भैया जीएसटी काउंसिल तो है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स की भी पार्टिसिपेशन है, बट हमें भी पता है, आपको भी पता है कि भैया कितना ही पार्टिसिपेशन, कितना ही सुनवाई वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स की हो पाती है। बिकॉज जब जीएसटी का सिस्टम यहां पर लागू हुआ था तो उस समय पर यही सबसे बड़ा पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा रेज किया गया कि हमने इतने सालों से अपने स्टेट्स में प्रोडक्शन सेटअप क्रिएट किया है, बिकॉज प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिलता था और उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से अपना रेवेन्यू कंट्रोल भी कर पाते थे। बट नाउ द पॉइंट इज कि जब से कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम यहां पर आया है विद द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद से 5 साल का हालांकि कॉम्पनसेशन पीरियड भी रखा गया, पर 2022 के बाद भी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट यही डिमांड कर रहे थे कि उस कॉम्पनसेशन को और कंटिन्यू किया जाए, बिकॉज हमारे लिए अपना खर्चा पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से कारण है वो भी हम यहां पर जानेंगे, बट एक बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं कि विच इज द फॉलोइंग सेंट्रल टैक्सेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल जो कि स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है। तो यही आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, बहुत सिंपल सवाल है, आप इजीली इसे आंसर कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर रखिएगा। एंड सिंस वी हैव बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहां पर इकोनॉमी में सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत टेक्निकल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो उसको थोड़ा सा ईजी किया जा सके, राइट। तो हमें कम्युनिटी यहाँ पर एक डेवलप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मोर ओवर इफ यू हैव एनी डाउट्स, हैव एनी कंसर्न्स, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। एंड सिंस इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो स्टडी IQ अपने सभी कोर्सेज पर 47% का फ्लैट डिस्काउंट आपको यहाँ पर ऑफर कर रहा है, और ये आपके लिए डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अगेन 15 अगस्त तक ही अवेलेबल है। तो हमारे 2026, 27, 28 अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस जितने भी कोर्सेज हैं सभी के लिए ये आपका अवेलेबल है। यू कैन यूज द कोड ऑफ ARG Life फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड मोर ओवर जो हमने फ्लैगशिप इनिशिएटिव P2I का क्रिएट किया है, इस साल ही हमने देखा कि मोर देन 70+ क्वेश्चन प्रीलिम्स में 2025 के प्रीलिम्स में ईजिली सॉल्वेबल थे हमारे कॉन्टेंट और क्लासेस के थ्रू। तो द पॉइंट इज कि हमें एक होलिस्टिक तरीके से तैयारी करनी है, तो वही तैयारी करवाने की पूरी कोशिश यहां पर रखी जाती है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और रीजंस यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। अब ये तो रही बात चलो रेवेन्यू स्ट्रीम की, है ना, कि रेवेन्यू में बहुत लिमिटेड कंट्रोल यहां पर अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स का देखने को मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंडिचर ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी अब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी नहीं रही कि वैसा एक्सपेंडिचर वहां पर कर सकें, बिकॉज 55% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर वो लार्जली इनफ्लेक्सिबल देखने को मिलता है। किसके ऊपर खर्च किया जा रहा है? सैलरीज के ऊपर, पेंशन्स के ऊपर और बाकी इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर। ये जो आपका मेजर खर्चा है, आप देख लीजिए, ये सारा का सारा इनफ्लेक्सिबल है। इसमें आपके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो पैसा आ रहा है वो खर्च करना पड़ेगा, राइट। जो आपके बाकी ईयर मार्क्ड फाइनेंस कमीशन के ग्रांट से जो लोअर टियर गवर्नमेंट को वहां पर देने, वो भी यहां पर फाइनल है, राइट। तो इनफ्लेक्सिबल है, जिसमें अगेन बहुत लिमिटेड ही पैसा खर्च कर पाते हैं, और इसमें कोई मेजर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देख पा रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके बियॉन्ड है, बाकी खर्चों के बियॉन्ड यहां पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है उसका बर्डन बहुत सिग्निफिकेंट होता जा रहा है। एंड वहीं अगर इस पूरे कंपोनेंट में देखा जाए तो सैलरीज का हिस्सा सबसे बड़ा है, देन कम्स योर पेंशन एंड देन कम्स योर इंटरेस्ट पेमेंट्स। बट एट द सेम टाइम जो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना पूरा फिस्कल प्रोफाइल को एकदम डिसरप्ट कर दिया है, उधारी की मात्रा यहां पर बढ़ा दी है, वो है बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज। कि स्टेट्स इंक्रीजिंगली यहां पर स्पेंड कर रहे हैं सब्सिडीज के ऊपर, क्योंकि टोटल रेवेन्यू रिसीट्स देखी जाए तो उसमें से 9% उनका भैया सब्सिडीज के ऊपर यहां पर पैसा खर्च किया जा रहा है, राइट। एंड डिफरेंट स्टेट्स के केस में अगर आप देखो भैया, HP के केस में जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। वहीं केरला के केस में 71% है, नागालैंड के केस में 68% है, पंजाब के केस में 76% देखने को मिलता है। दैट इज द पॉइंट ना, कि इनके लिए कमिटेड एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा हो चुका है जो कि सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट का है। उनकी टोटल रेवेन्यू रिसीट का एक मेजर हिस्सा तो भैया यहीं पर जा रहा है, बाकी खर्चे तो दूर की बात है। और वहीं अगर हम पंजाब के केस में देखें कि पंजाब जो अपनी सब्सिडीज यहां पर प्रोवाइड करता है, उसमें से मेजर हिस्सा जो जाता है वो आपकी पावर सब्सिडीज के लिए जाता है, कि भैया इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने के चक्कर में वहां पर सब्सिडी दे दी गई है। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को फ्री करने के लिए जो पॉलिसीज या जो स्कीम्स वहां पर निकाली गई हैं, उसका सबसे बड़ा प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? वो पड़ता है वहां के स्टेट डिस्कॉम्स के ऊपर, और जिसकी वजह से पावर सेक्टर के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉसेस देखने को मिलते हैं। गैप आ गया ना बहुत ज्यादा, कि एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और जो एवरेज रेवेन्यू रियलाइज, दैट मींस कि कितनी कॉस्ट आई यहां पर एक यूनिट बनाने में और कितना पैसा यहां पर आया, तो उसके बीच का ही गैप भैया 0.47 पर यूनिट का है। हर एक यूनिट पर यहां पर 47 पैसे का नुकसान ऑलरेडी तय है। तो जाहिर सी बात है भैया, वो हाईएस्ट जब 6 सालों में हो चुका है, तो इट इज द टाइम कि जहां पर शायद हम अपनी पावर सब्सिडीज को दोबारा रियलाइज करें, थोड़ा सोचने की कोशिश करें कि भैया किस तरीके से इनको संभाला जा सके। और यही लॉसेस जो हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं स्टेट्स के बजट्स को।
कैसे? क्योंकि भैया उनको फिर ग्रांट्स देनी पड़ती हैं अपने डिस्कॉम्स को, गारंटीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कि भैया ताकि डिस्कॉम ऑपरेटर जो सरकारी बिजली विभाग है वो वहाँ पर काम करता रहे। बट ये जो बिजली विभाग के लॉसेज हैं ये तो यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं, बिकॉज ना ही वो अपनी मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर कर पा रहे हैं, ना ही अपने इन जो AT&C लॉसेज हैं उन्हें यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो सब्सिडीज एक बहुत अहम रोल इसमें प्ले करती है, जिनको अगेन रिविजिट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एंड वहीं अगर देखा जाए तो कोविड के बाद कहा गया था कि चलो फिस्कल डेफिसिट अब कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, बट अगर हम यहां पर देखें तो थोड़ा सा कम तो आ गया था। उसके बाद अगेन 2022-23 में भी हमारा थोड़ा सा मार्जिनली फॉल हुआ था, बट अब दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुका है। अब मन में पॉइंट आएगा ना कि चलो अच्छी बात है, अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो क्या पता कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यहां पर खर्चा किया जा रहा हो, उस वजह से यहां पर बढ़ रहा हो, बट दैट इज नॉट द केस ना, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत मार्जिनली यहां पर ग्रो कर रहा है, बहुत मिनिमल सी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें यहां पर 13.6 से 14.6 का यहां पर परसेंटेज देखने को मिलता है। सो दैट इज द पॉइंट ना, कि कहीं ना कहीं इसी को तो हमें यहां पर कंट्रोल करना है। हमारे लिए क्या होना चाहिए? हमारे लिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें डाउनफॉल आना चाहिए, उसकी स्लो डाउन देखने को मिलनी चाहिए। हालांकि बढ़ेगा, हर साल आपकी सैलरीज यहां पर बढ़ेंगी, हर साल आपका पेंशन का अमाउंट बढ़ेगा, हर साल आपकी नई हायरिंग्स की जाएंगी, तो वो डेफिनेट सी बात है, वो बढ़ेगा ही। बट स्लो डाउन तो किसी न किसी तरीके से लाना पड़ेगा ना, ताकि भैया आप अपने फाइनेंसिस को यहां पर कंट्रोल कर सकें। और इंक्रीज किस में आना चाहिए? वो भैया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट एक तरीके से बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम हमारा जो ये पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो उतना मार्जिनली ग्रो नहीं कर पा रहा। सो दैट इज समथिंग जिसको रिजॉल्व करने की बहुत अहम आवश्यकता यहां पर बन चुकी है। और वहीं अगर हम देखें कि बहुत सारे स्टेट्स ने, 15 स्टेट्स ने यहां पर बजट किया है कि उनका फिस्कल डेफिसिट 3% से भी ज्यादा, जो कि FRBM एक्ट के हिसाब से अगेन लिमिट को एक्सीड करता है, जिसमें HP बीइंग वन ऑफ देम 4.7% यहां पर स्टैंड करता है। सिक्किम, पंजाब, ये सभी स्टेट जिनके भी आपको 3% से ऊपर देखने को मिल रहे हैं, इन सभी के लिए फिस्कल डेफिसिट का जो ब्रीच लेवल है 3% का, उसे क्रॉस यहां पर कर चुके हैं। तो इनकी बोरिंग्स ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी हैं। तो इनकी बोरिंग्स को ऑलरेडी बहुत बार RBI ने कह दिया कि भैया आप अनसस्टेनेबल बोरिंग्स यहां पर कर रहे हो। एंड जब से पेंशन का पूरा सेटअप यहां पर क्रिएट किया गया, OPS बहुत सारे स्टेट्स में यहां पर लागू किया गया, उसकी वजह से इनकी बोरिंग्स के ऊपर भी प्रेशर यहां पर पड़ रहा है, इनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर भी प्रेशर यहां पर पड़ रहा है, जिसे वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे कि कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो दैट इज समथिंग विच इज रियली द नीड ऑफ द आवर कि स्टेट गवर्नमेंट्स यहां पर फिगर आउट कर सकें। अब हालांकि NPS के बाद हमने OPS दोबारा से आता हुआ देखने को मिला, अब यहां पर UPS आ चुका, तो UPS की वजह से भी यहां पर जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं या कल की लाइबिलिटीज हैं, फ्यूचर की लाइबिलिटीज हैं, वो भी यहां पर हमें बढ़ती हुई देखने को जरूर मिलेंगी। एंड ऑलरेडी इस पूरे सिनेरियो की वजह से, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स तो बहुत लिमिटेड है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भैया वो तो हमने देखा है कि पेंशन, सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर सिग्निफिकेंट पैसा यहां पर खर्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी यहां पर बजट कर दिया था 2024-25 के लिए दैट दे आर गोइंग टू विटनेस अ डेफिसिट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, जिसमें पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, केरला, HP, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स यहां पर रैंक किए जाते हैं, आंध्र प्रदेश बीइंग वन ऑफ देम। इन सभी ने अपना रेवेन्यू डेफिसिट बता दिया है। और इसमें आपको लग रहा है कि भैया नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट उनका यहाँ पर रेवेन्यू सरप्लस देखने को मिला। तो ये रेवेन्यू सरप्लस इस वजह से भी है बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को वैसे ही ग्रांट्स बहुत ज्यादा मिलती हैं, ये भी फैक्टर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो डेफिनेट सी बात है कि कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए उस प्रकार का कंट्रोल नहीं है अपने रेवेन्यू रिसीट्स के ऊपर, अपनी इनकम के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं है। अब पॉलिसीज कह लीजिए कि GST का सिस्टम ने वो कंट्रोल यहां पर खत्म कर दिया, या अब जो डेवल्यूशन यहां पर की जाती है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं इनकी डिपेंडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यहां पर बढ़ती ही जा रही है। और जिसकी वजह से यहां पर कह रहे कि भैया अगेन क्रिसल की यहां पर रिपोर्ट कहती कि हमें 6.6% तक की ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी, एंड अगेन 2026 के लिए देखा जाए तो 7 to 9% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। दैट इज समथिंग जो कि यहां पर हाईलाइट किया जाता है, बिकॉज यहां पर एक और डर भी है, यहां पर यह भी प्रोजेक्शंस रखी जा रही है कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी ग्रांट्स देना थोड़ी कम कर देगा, कि जो सपोर्ट यहां पर वो ग्रांट्स के थ्रू प्रोवाइड करते थे, ग्रांट्स इन एड के थ्रू, अगेन दे आर गोइंग टू रिड्यूस ओवर देयर। और उसी रिडक्शन की वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो ओवरऑल रेवेन्यूज हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ना यहां पर शुरू हो जाएगा। अब हम उन्हीं स्टेट गवर्नमेंट्स की यहां पर बात कर रहे हैं, मैं दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करूंगा, जिनके ऊपर 60 से 65% का खर्चा करने की ऑब्लिगेशन है, जिनको उस प्रकार की स्पेंडिंग करनी है सिटीजन्स के ऊपर, एंड देश भर में कोलैबोरेटिव तरीके से एक विकास की यहां पर बात करनी है। तो ऐसे क्या मेजर्स यहां पर लिए जा सकते हैं? तो की डाइवर्सिफिकेशन मेजर्स, जो कि सबसे क्रूशियल है, प्रॉपर्टी टैक्स। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना टैक्सेशन रेट यहां पर बढ़ा दीजिए,
पॉइंट ये है कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स का जो कैलकुलेशन है, जो एक्चुअल पेमेंट्स वहां पर हो रही हैं, बिकॉज हम देखते हैं ना कि भैया रजिस्ट्री कम की करवाएगी, बाकी चीजें फिर आपका ब्लैक मनी के थ्रू ट्रांजैक्शन वहां पर हो रहा है, उसे यहां पर रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। बिकॉज 0.2% ऑफ द जीडीपी हमारा इंडिया का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन देखने को मिलता है, विच इज अगेन वेरी फार बिलो द OECD एवरेज ऑफ 1.1%, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, उन्होंने बहुत दिखाया है कि उस प्रकार का अनटैप्ड पोटेंशियल यहां पर अवेलेबल है जहां से पैसा जनरेट किया जा सकता है। उसके लिए आपको सिस्टम को यहां पर बहुत बेहतर करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहां पर लाने पड़ेंगे। उसके अलावा यूजर चार्जेस यहां पर रखे जाएं, यूटिलिटीज के लिए, सर्विसेज के लिए, वो भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, राइट। उससे भी सिग्निफिकेंट पैसा यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स अर्न कर सकती हैं। एंड एसेट मोनेटाइजेशन भी एक ऐसा पॉइंट यहां पर रेस किया जा रहा है कि ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ने इस चीज को प्रेफर भी किया है कि अपने जो स्टेट PSUs थे उनको उन्होंने यहां पर प्राइवेटाइज किया, उनको मोनेटाइज किया है, ताकि अगेन उनसे सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सोर्स यहां पर जनरेट किया जा सके। एंड अगेन एक नेक्स्ट जेन का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर क्रिएट किया जाए, उस प्रकार के एसेट्स यहां पर क्रिएट किए जाएं, खासकर एजुकेशन और हेल्थ में, जो कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट यहां पर क्रिएट कर सकें हमारी ओवरऑल सिटीजंस की लाइफ के ऊपर भी, एंड मोर ओवर कल को स्टेट्स के लिए भी यहां पर एक रेवेन्यू सोर्स जनरेट हो सके। एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी क्रूशियल टू रैशनलाइज द एक्सपेंडिचर, जिसमें सब्सिडीज में रिफॉर्म्स लाना तो भैया बहुत जरूरी है कि सब्सिडीज को लिंक कीजिए फिस्कल कैपेसिटी के साथ, जितना पैसा है उतनी सब्सिडीज यहां पर दी जाएं, बिना बात के प्रोमिसेस अपने पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए ना किए जाएं, बिकॉज उसका प्रेशर फिर अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रोफाइल के ऊपर ही पड़ता है। हमने हिमाचल के केस में देखा था कि वहां पर चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भैया पैसा नहीं है मेरे पास, सैलरीज नहीं दे पाऊंगा अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ था वहां पर, राइट। और हर एक सब्सिडी में सनसेट क्लॉज होना ही होना चाहिए, ये पहले से निर्धारित होना चाहिए कि ये सब्सिडी कब तक काम करेगी। और खासकर जो आपने पावर सेक्टर से रिलेटेड जो इतनी सारी सब्सिडीज यहां पर दे रखी हैं, उसमें टैरिफ रैशनलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। अब हो गया भैया, अगर आप इतनी सारी सब्सिडी देते जाएंगे तो उस केस में अगेन ना ही उसकी जुडिशियल यूटिलाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगी, जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी यहां पर पूरे नहीं हो पाएंगे, एंड इन डिस्कॉम्स की स्थिति और यहां पर खराब होती जाएगी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आने वाला समय भैया वही देख पाएगा, वही यहां पर ग्रो कर पाएगा जिनका पावर सेक्टर स्ट्रेंथन रहेगा। अगर इसी पावर सेक्टर को, जहां पर अभी हमें जरूरत है इसको स्ट्रांग करने की, इसे स्ट्रेंथन करने की, अगर इसे हम और वीक करते जाएंगे लॉसेस की वजह से, तो क्या लगता है आपको, क्या हमारे देश में उस प्रकार का विकास हो पाएगा? एक तरफ हम ईवीज क्रिएट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा पावर सेक्टर यहां पर मेजर लॉसेस बियर कर रहा है। एंड साथ के साथ वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन रेवेन्यू एनहांसमेंट, कि यहाँ आपके प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट के लिए आपके AI एनालिटिक्स का यहाँ पर यूज किया जाए, कंप्लायंस चेक्स यहाँ पर इंश्योर किए जाएं, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई भी फ्रॉड पेमेंट्स को हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकें, रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा सके, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर किसी प्रकार का फ्रॉड ना करें। एंड ई गवर्नेंस, जैसे अब यहाँ पर केरला द्वारा यहाँ पर फेसलेस टैक्स एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, तो वैसा सिस्टम भी बाकी स्टेट्स भी अपना अडॉप्ट करें, ताकि करप्शन और जितने भी कंसर्न्स उनको हम एड्रेस कर पाए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी यहाँ पर ले पाए, एंड मोर ओवर जो टैक्स पेयर का एक पर्टिकुलर ट्रस्ट रहता है सरकार के ऊपर, उसे भी यहाँ पर एनहांस किया जा सके, राइट। एंड यहाँ पर जरूरत है भैया, आपको टैक्स रेट बढ़ाना नहीं है, आपको टैक्स पेयर का बेस बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आप उस प्रकार का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और सिमिलर चीज, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास गुजरात का ही है। गुजरात को रैंक किया गया अमंग टॉप 3 स्टेट्स इन द GST परफॉर्मेंस, राइट। और उसी केस में यहाँ पर जो टैक्स पेयर का बेस है पिछले 8 सालों में 145% से यहाँ पर बढ़ा है, राइट। तो वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलता है। तो वैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को वैसी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। केरला गवर्नमेंट अपना फेसलेस सिस्टम यहाँ पर निकाला इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम के लिए। अगेन जो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में, टैक्स पेयर डरता है भैया कि मेरे को पता नहीं कितना टैक्स लगा देंगे, है ना, करप्शन के कंसर्न्स रहते हैं। उन्होंने यहाँ पर एड्रेस कर लिया इस चीज को, उसके से कंप्लायंस भी यहाँ पर इंप्रूव होगा, एंड ओवरऑल जो वर्किंग है हमारे टैक्सेशन सिस्टम की वो भी यहाँ पर बेहतर होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं जो कि डेफिनेटली इस पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए यहाँ पर रखे जा सकते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है, आपके क्या पॉइंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।